चलिए, तो सिलेबस के बारे में सर ने आपको बताया होगा कि नया वाला जो शेड्यूल है वो बहुत जल्द हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। अभी तो वैसे सहायक शिक्षक की वैकेंसी जो है वो सामने आने वाली है, उसके कुछ समय के बाद ही आपको शिक्षक का भी मिल जाएगा। सिलेबस के हिसाब से यदि देखा जाए तो वर्ग 3 में आपको हिंदी भाषा का अच्छा खासा वेटेज दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। कौन कौन है? वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों दे रहे हैं आप लोग? ठीक। वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में हिंदी भाषा जो है ये ठीक ठाक वेटेज के साथ है, वर्ग 3 में तो खासकर। वर्ग 2 में भी यदि देखा जाए तो 5 नंबर की आपकी हिंदी है, और 5 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है कि नहीं? सभी हिंदी माध्यम के हैं? कोई इंग्लिश वाले हैं? इंग्लिश वाले हैं, आप लोग इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश वालों को और कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, हिंदी सीखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी बहुत कठिन है, आसानी से सीखी जा सकती है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा ले तो पूरे में पूरे स्कोर आ सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम हिंदी के सिलेबस की बात करें तो हिंदी में पिछले सिलेबस को और इस सिलेबस को यदि देखें तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, वर्ग 3 वाले हैं आप रंजीता, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले सिलेबस में यदि आप ध्यान दिए होंगे तो हम लोग वर्ग 2 और वर्ग 3 इसको थोड़ा सा अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग 3 का जो सिलेबस था उसमें हिंदी जो है वो 6+3 के हिसाब से बटी थी। वहीं अगर वर्ग 2 की बात करें तो यहां पर 7+1 में हिंदी जो है वो बटी थी। ये 6+3 और 7+1 क्या है सर? देखो, इसमें 6 अध्याय जो थे वो व्याकरण के थे, और 3 अध्याय जो है ये भाषा शिक्षण के थे, यानी पेडागोजी वाला भाग। वहीं वर्ग 2 में 7 अध्याय जो थे ये आपके व्याकरण के थे, और 1 अध्याय जो था ये भाषा शिक्षण का था। इस बार जो सिलेबस चेंज होगा उस सिलेबस की यदि आप बात करें तो सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस जो वर्ग 3 में हो सकता है वो क्या है? वर्ग 3 में आप जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लगभग सारी चीजें समान रहनी है, बस वो इस भाग को थोड़ा सा कम करेगा। ये वाला हिस्सा है इसको थोड़ा कम कर सकता है। वहीं अगर वर्ग 2 में अगर हम बात करें तो वर्ग 2 से शायद भाषा शिक्षण वाले हिस्से को हटा देगा। बस इतना ही डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि हिंदी में चूंकि यहां पर बहुत कम क्वेश्चन आने हैं, 5 ही क्वेश्चन का स्कोप है, तो हो सकता है कि वो इस वाले हिस्से को हटाकर पूरे का पूरा क्वेश्चन व्याकरण वाले हिस्से से देगा। ये एक संभावना बनती है, लेकिन एकदम जीरो यहां पर तो शायद ना करे, क्योंकि यहां पर ठीक ठाक संख्या में क्वेश्चन आने हैं। 17 क्वेश्चन आपके आने हैं, मतलब ठीक ठाक वेटेज आपका यहां पर दिखाई पड़ रहा है, और इसी के हिसाब से आपकी क्लासेस भी चलेंगी। वेटेज अच्छा खासा है तो आपके सब्जेक्ट्स भी वही लगाए गए हैं जिनका वेटेज ठीक ठाक है, बड़ा वेटेज है। जैसे पहले क्लास में आपने गणित देखा होगा, दूसरी कक्षा अभी ये चलेगी। धीरे से नंबर ऑफ क्लासेस आपके हो सकता है कि बढ़ाए जाएं, 4 घंटे की क्लास की जाए, अब वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात एकदम आपको क्लियर कर देते हैं कि हो सकता है कि एक आध क्लास आपकी बढ़ा दी जाएगी, ताकि अगर जीएस वाला सब्जेक्ट जुड़ता है तो जीएस को भी एक एंड से हम कवर कर सकें, है ना, क्योंकि उसको भी कवर करना जरूरी होगा। और बड़े सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है, उसको कवर करना अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो उसके लिए हो सकता है कि आपकी एक अतिरिक्त क्लास लगाई जा सकती है आगामी समय से। तो अभी फिलहाल यदि हम देखें तो आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, हिंदी और गणित की। इसको धीरे से हम एक क्लास और बढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी तीन सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ चलती रहे, और नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर हो जाएगा कि जीएस वर्ग 2 वालों को पढ़ना है, टीचर गणित वालों को कि नहीं पढ़ना है। वो सारी चीजें नोटिफिकेशन आने के बाद
अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज आपका एग्जाम में ज्यादा है, उन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब यदि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में है क्या, तो हिंदी का यदि आप सिलेबस देखें तो हिंदी के सिलेबस में दोनों की बात कर रहा हूं ना, वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में सिलेबस में क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें अतिरिक्त है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है आपका वो है वर्ण एवं वर्णमाला। इसको सिलेबस में स्वर व्यंजन एवं वर्तनी के नाम से देता है। व्यापम के सिलेबस को आप देखेंगे तो व्यापम जितने एग्जाम लेता है उसमें जहां वर्णमाला उसको पूछना होता है, वो पहला टॉपिक देता है स्वर व्यंजन एवं वर्तनी। जैसे अभी 26 तारीख को मंडी का एग्जाम होना है, उसमें भी हिंदी का वेटेज है, 7 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो वहां पर भी पहला टॉपिक जो है वो स्वर व्यंजन और वर्तनी के नाम से दिया हुआ है। लेकिन केवल स्वर व्यंजन और वर्तनी पूछेगा ऐसा नहीं है। आप वर्णमाला के सिलेबस को देखेंगे, यानी हिंदी के सिलेबस को देखेंगे और पुराने क्वेश्चंस को यदि आप उसके पैटर्न को समझेंगे तो वहां पर आपको केवल स्वरों से, केवल व्यंजनों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, उनके कॉन्सेप्ट के स्तर पर जाकर के आपको क्वेश्चन किया है। वहां पर उन्होंने अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, वर्णों का उच्चारण स्थल पढ़ा होगा आपने, स्वरों का विभाजन, इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के, उसके आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। इसके अंतर्गत आपको केवल ये नहीं देखना है कि हाँ स्वरों की संख्या इतनी होती है तो व्यंजनों की संख्या इतनी होती है, केवल ये नहीं देखना है, आपको इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। जैसे अगर वर्णमाला की बात करें तो यहां से सबसे पहले तो आपको सभी वर्णों की परिभाषाओं को फोकस करना होगा। परिभाषाएं, अब सवाल ये कि सर परिभाषाएं इतनी महत्वपूर्ण है क्या? मैं अगर ये कहूं ना 3 साल 4 साल पहले तक अगर मैं ये कहता कि परिभाषाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो शायद उतना प्रासंगिक नहीं होती ये बात, उतनी प्रासंगिक नहीं होती। लेकिन वर्तमान पैटर्न को यदि आप ध्यान दें तो अभी के पैटर्न में यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठा करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा इसको एक एग्जांपल से लिंक करके आपको समझाता हूं। जैसे अयोगवाह जानते हैं सभी, टीईटी में तो पढ़े ही होंगे, क्या होते हैं अयोगवाह? कितने वर्ण होते हैं? 2, कौन कौन से? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो ये तो पता है अपने को अयोगवाह। अच्छा आपको पता है हमारी हिंदी में ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है जो ना तो पूर्णतः स्वर है और ना पूर्णतः व्यंजन? यही वर्ण है, अयोगवाह वर्ण ही है। चलो विकल्प देते, 2 आपके हिसाब से, 2, 3, 4, 5, चलो तो विकल्प भी मैंने दे दिया। चलो, हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जो ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन? और आपको विकल्प दिया है 2, 3, 4, 5। बताएं आंसर, बताइए। श्र और तो क्षत्र ज्ञ श्र चारों होना चाहिए फिर। हाँ नहीं पता, 2 लग रहा है मतलब श्योर नहीं हो। ठीक, आपका आंसर सही था, 2 ही है। और ये उन्हीं वर्णों की बात हो रही है जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, अयोगवाह। अब देखो क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। अब हिंदी वर्णमाला को ऐसे नहीं पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं, अब नए पैटर्न में परिभाषाओं से लिंक कर रहा है संख्या को। और यहां से पूछा ना कि ऐसे कितने वर्ण हैं जितने जो ना तो पूर्णतः स्वर है ना पूर्णतः व्यंजन, ये असल में परिभाषा किसकी? अयोगवाह की है।
और यही से अयोगवाह को लिंक कर दिया, परिभाषा को लिंक कर दिया उसने संख्या से, और आपको क्वेश्चन कर दिया है। क्वेश्चन कठिन हो गया किनके लिए? जो परिभाषाओं को नहीं पढ़ते उनके लिए। बाकी जिनको पता है वो तो ठीक ठीक है। जैसे यहां पर 2-3 आवाजें आई थी शुरू में, 2 है सर, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसी चीज में दिक्कत होती है। तो परिभाषाएं अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, इसी को ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने स्वर हैं जो 2 स्वरों के योग से बनते हैं? 2 स्वरों के योग से बनते कितने हैं? 10। 10 स्वर ऐसे हैं जो अच्छा जरा बता दीजिएगा। 5। अच्छा, और चलो 7, 8, 9, 10। हाँ, विकल्प भी दे दिए मैंने। 7। ठीक है, 7 ऐसे स्वर है जो कि 2 स्वरों के योग से बनते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन, ऐसे कितने स्वर हैं जो 2 असमान स्वरों के योग से बनते हैं? लो, 5 भी आ गया आंसर में, 4 भी आ गया, 4 है आंसर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को पहचानने आना चाहिए, क्योंकि ये अब नया पैटर्न है। और अभी पिछले 2 साल से अगर व्यापम के पैटर्न को देखेंगे आप, तो हिंदी से भी एकदम सामान्य उठा करके, मुंह उठा करके देने वाला क्वेश्चन कम हो गया है। अब क्वेश्चन आपको ठीक ठाक स्तर के मिल रहे हैं, और इसका सीधा प्रमाण आपके टीईटी का एग्जाम है। टीईटी में वर्ग 3 के क्वेश्चंस यदि आप देखें तो अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पांव फूले हैं। देखा होगा आपने, कथन कारण, और कथन कारण ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन थे, हाँ, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इसीलिए वो क्वेश्चन कठिन हो गए थे। बहुत कठिन नहीं थे क्वेश्चन, लेकिन चूंकि हम परिभाषाओं से थोड़े से अनभिज्ञ थे, परिभाषाओं को हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, जाना नहीं। हम ये तो जानते हैं कि यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन अंतस्थ क्यों कहा जाता है इस बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है कि नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो वर्णमाला में सबसे जरूरी चीज अभी के पैटर्न में देखा जाए तो परिभाषाएं, यहां से आपके कथन कारण वाले बहुत सारे क्वेश्चन क्लिक करेंगे आपको। इसके बाद परिभाषाओं के बाद इसी में अगर मैं कहूं तो लिंक करना है अपने को, किसको? संख्या को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और अगर आप संख्या से परिभाषा को लिंक कर पा रहे हो तो आपकी वर्णमाला की तैयारी धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए शुरुआती संकेत है कि भैया तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, ये पहली चीज। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अब एक अलग से हिस्सा आएगा आपकी वर्णमाला में, जिसको आप बोलते हैं वर्णमाला का कॉन्सेप्चुअल हिस्सा। कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि वर्णमाला को वर्णों का गुच्छा नहीं बोला जाता, वर्णमाला को वर्णों का व्यवस्थित समूह कहा जाता है। तो ये व्यवस्थाएं कौन सी हैं जो हमारी वर्णमाला में काम करती हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को देखना है। तो वर्णमाला के कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत सबसे पहले हमको देखना है स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन, स्वरों को अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, तो वो आधार कौन से हैं और किस आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये डायरेक्ट लिंक करके आपको क्वेश्चन देता है, तो अपने को उसको पढ़ना है। दूसरा अपने को पढ़ना है इसमें व्यंजनों का विभाजन। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, प्रयत्न के आधार पर क्वेश्चन देखें, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। और वहीं से अलग अलग नाम निकल करके आते हैं। जैसे नाम निकल करके आता है संघर्षी व्यंजन क्या है, वहीं से निकल करके आएगा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन क्या है, वहीं से निकल करके आएगा प्रकंपित व्यंजन क्या है, लुंठित व्यंजन क्या है। ऐसे व्यंजनों को भी हमको जानना होगा, क्योंकि यदि उनको नहीं जानेंगे तो फिर आप वर्णमाला में आगे नहीं बढ़ सकते। तो व्यंजनों का विभाजन एक कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा एक टॉपिक आता है इसमें वर्णों का उच्चारण स्थल।
और यदि आपने पिछली मैराथन क्लास अगर अटेंड की होगी तो उसके 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। असल में होता यह है कि हम अपने शुरुआती तैयारी में 5 वर्ग को रट लिए रहते हैं, क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से और प वर्ग ओष्ठ से। लेकिन एग्जाम में आता है व का उच्चारण स्थल बताओ, ए का उच्चारण स्थल बताओ, अ का उच्चारण स्थल बताओ, श का उच्चारण स्थल बताओ, य का उच्चारण स्थल बताओ। अब क्वेश्चन जो है ये अच्छे से फंस जाता है। क्यों? क्योंकि सर हम तो पढ़े ही नहीं थे, हमको तो बस वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग यही पता था। उसके बाद क्लासरूम में हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका उच्चारण स्थल क्या होगा, और कई बार इसके चक्कर में हमसे गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों से बचने के लिए हमको बाकी वर्णों का उच्चारण स्थल भी याद होना चाहिए, क्योंकि यदि वो याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होती है। और उच्चारण स्थल तो ऐसा टॉपिक है यार जिससे मतलब अभी तक मैंने जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे देखे हैं जिसमें ठीक ठाक संख्या में हिंदी आना हो, वहां पर एक क्वेश्चन 100% आता ही है। यहां से आपने भी टीईटी दिया होगा तो इस चीज को देखा होगा कि यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है उच्चारण स्थल से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का प्रयास किए तो गलती हुई, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आता है। और वर्ग 3 वालों को तो मैं खासकर बोलूंगा कि इस टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना, इसको पढ़ना ही है। याद करने का तरीका क्या होगा, कैसे आप इसको एग्जाम हॉल तक याद करके ले जा सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उन टॉपिक्स पे नजर रखो जो जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है। उच्चारण स्थल पढ़ने के बाद एक टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होता है प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, जिसमें आप पढ़ते हैं अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। नए टॉपिक में इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन करके अब पूछना शुरू कर दिया है। दूसरा, घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, जिसमें अघोष वर्ण और सघोष वर्ण हमको देखना होता है। ठीक। तो ये पूरा हिस्सा मिलकर के बनता है आपकी वर्णमाला। ये पूरे हिस्से मिलकर के आपकी वर्णमाला के टॉपिक्स बनाते हैं। ठीक। ये वर्णमाला है पहला टॉपिक। और यहां से मान करके चलिए कि वर्ग 2 में एक क्वेश्चन और वर्ग 3 में 2 क्वेश्चन यहां से बनने हैं इस पूरे टॉपिक को मिला करके। वर्ग 3 में 2 क्वेश्चन बनेगा और वर्ग 2 में यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। अब वो टॉपिक अपने हिसाब से पिक करेगा, वहां से क्वेश्चन करेगा। ठीक। तो वर्णमाला पढ़ने के बाद फिर अगला टॉपिक आता है हमारा दूसरा टॉपिक, शब्द रचना। ये भी आपके टॉपिक में होता है, ये भी आपके सिलेबस में लिखा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे इधर उधर लिख दिया होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिलेबस का हिस्सा ये रहता ही है। इसके अंतर्गत बेसिकली 4 टॉपिक्स आते हैं। शब्द रचना कहने का मतलब है नवीन शब्दों का निर्माण करना। तो नए शब्द कैसे बनते हैं हिंदी में? 4 तरीकों से। एक, संधि के द्वारा, दूसरा उपसर्ग के द्वारा, तीसरा प्रत्यय के द्वारा और चौथा बनता है समास के द्वारा। तो ये 4 आपके शब्द रचना के टॉपिक्स हैं। यहां से क्वेश्चन उठ करके आते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण है कि इनमें से कम मिला करके 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं। 2 क्वेश्चन, चाहे उपसर्ग प्रत्यय से उठाएगा एक क्वेश्चन या संधि समास से। समास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान ही रहे हो, क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हमको एक क्वेश्चन से लेकर के 2 क्वेश्चन वर्ग 2 में बना करके देगा और यहां से वर्ग 3 में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मान करके चलो कि इन चारों टॉपिक्स को मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। हो सकता है वो एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से उठा करके आपको दे दे। ठीक। अब शब्द रचना पढ़ने के बाद फिर आप पहुंचते हैं शब्द साधन में। शब्द साधन के अंतर्गत आप शब्दों के प्रकारों पर चर्चा करते हैं।
शब्दों का अलग अलग आधारों पर विभाजन होता है और उन सारे आधारों को आप एक एक करके पढ़ते हैं। 5 अलग अलग आधार आपको इसमें शब्द विभाजन के पढ़ने हैं। जैसे आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे सार्थक और निरर्थक शब्द, इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द, या जिनको आप अव्यय कहते हैं। अव्यय के नाम से यह सिलेबस में शामिल किया जाएगा। इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। और ये वाला टॉपिक जो है ना, ये अभिव्यापम के एकदम निशाने पर है। यहां से आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका उसने बदल दिया है। यहां से वो ये नहीं पूछता कि इनमें से कौन रूढ़ शब्द है, कौन यौगिक शब्द है, कौन योग रूढ़ शब्द है, ये नहीं पूछ रहा है। वो क्वेश्चन दे रहा है कथन और कारण में। तो कथन और कारण में क्वेश्चन को डील करने के लिए अपने को इन सब की खूबियों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे शब्दों को आप रूढ़ शब्द कहते हो, कैसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हो, कैसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो अगर ये क्लियर रहेगा, परिभाषा से लेकर के आप आगे बढ़ोगे, तब कहीं जाकर के ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। और अधिकांश लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना छोड़ते बनता है ना इनसे बनता है, ये भी बता रहा हूं। ठीक है, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, भई गति सांप छछुंदर जैसी, सुने? न उगलत बने न निगलत बने, सुने? अब हिंदी जो है ना, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो हिंदी को ना लोग ऐसा समझते हैं कि अरे हिंदी ही तो है, बन जाएगी। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो हिंदी का प्रश्न महज एक प्रश्न नहीं रह जाता, वो फिर ईगो का प्रश्न बन जाता है। अरे सर हिंदी का क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे, बना के रहेंगे। फिर चालू होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक है, और पेन वहीं पर जाकर के थमता है जहां विकल्प गलत होता है। होता है ऐसा अक्कड़ बक्कड़, ऐसा नहीं है कि यार नहीं मारे हैं, सभी मारते हैं अपने टाइम पे, है ना। टीईटी में तो मारे ही होंगे कम से कम 20-25 क्वेश्चन, है नहीं, तुक्का, वहां तो माइनस मार्किंग होती ही नहीं। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो हम नाम सुने हैं कि रूढ़ शब्द है, हम नाम सुने हैं कि ये यौगिक शब्द है, ये योग रूढ़ शब्द है, नाम सुना है हमने, लेकिन उसकी बारीकियों को हम नहीं जान पाते हैं। और बारीकियों को नहीं जानते और क्वेश्चन आया है उतने महीन स्तर से उठा करके क्वेश्चन दिया है आपको। तो यहां से वो शब्द चूंकि हम सुन के रखे हैं इसीलिए छोड़ते नहीं बनता, और कितना भी प्रयास कर लें वो बनता भी नहीं है सर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करना है वो भी आगे जाकर के हम लोग समझेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो विभाजन है, इसी में आप पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को। इसी के साथ हम पढ़ेंगे संकर शब्दों को, लेकिन संकर शब्द इस विभाजन का हिस्सा नहीं होता है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद एक टॉपिक हमको इसी में पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं, इन 8 प्रकार के शब्दों को हमको पढ़ना है। तो अलग अलग आधारों पर शब्दों को अलग अलग संख्याओं में विभाजित किया गया है। इन सब को हमको देखना होता है, किसके अंतर्गत क्या होता है, किसके अंतर्गत क्या होता है, सारी चीजें हमको एक के बाद एक जब समझोगे तब वो आपके लिए आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं, एकदम रैंडम टॉपिक उठाते हैं, अरे संज्ञा यार पढ़ लेते हैं एक बार, और संज्ञा पढ़ने बैठते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया, उटपटांग क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है वो भी आगे जाकर के अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। शब्द साधन पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक होता है आपका वो है शब्द रूप। और शब्द रूप के अंतर्गत बेसिकली 3 टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक इसमें आता है लिंग, एक टॉपिक आता है वचन, और तीसरा टॉपिक आता है कारक या परसर्ग। कारकों को ही परसर्ग कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं सर,
ये कैसे काम करते हैं, किसी शब्द का लिंग निर्धारण कैसे होता है, किसी शब्द का वचन निर्धारण आप कैसे करते हो, वो सारी चीजें हमको यहां पर सीखने को मिलती हैं। यहां से ऐसा नहीं है कि आप केवल रटते हो कि फलाना शब्द एक वचन है, फलाना बहुवचन है, फलाना पुल्लिंग है, फलाना स्त्रीलिंग है। रटना नहीं है, आपको इंस्टेंट आंसर निकालने आना चाहिए कि अगर कोई शब्द पुल्लिंग है तो क्यों है और कैसे उसका निर्धारण होगा, कोई शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो क्यों है और कैसे उसका निर्धारण होता है। तो अगर वो आप पहचानना सीख गए तो एग्जाम हॉल में वो अप्रोच काम आएगा, ना कि यहां पर रटे रटाए गए शब्द। क्योंकि अगर केवल शब्दों को रट करके ही जाना है तो किताबें हैं अपने पास, हम वहां से रट सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है, समझना है, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हम पढ़े हैं उसमें से ना भी आए तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए, है कि नहीं। एग्जाम में जैसे गणित में होता है ना, गणित में आप क्या करते हो, गणित में आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वही डेटा के साथ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेटा तो चेंज होते हैं ना। बस वैसे ही शब्द अगर बदल भी जाए तो उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा ये हमको सीखना है। तो अलग अलग तरीके हैं शब्दों के लिंग निर्धारण के, वचन निर्धारण के, वो सारी चीजें मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा। इसके बाद ये टॉपिक्स होने के बाद आपका टॉपिक आता है वाक्य। तो हम लोग पहले वर्ण पढ़े, वर्ण से शब्द में आए, शब्द के लिए तीन चीजें पढ़ के फिर आप एंटर करते हो कहां, वाक्य में। वाक्य पढ़ने के लिए जब आप जाते हैं तो वाक्य में सबसे पहले तो अभी के ट्रेंड को ध्यान में रखना होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी पिछले 2-3 एग्जाम में मैंने ये देखा है कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके पहले लगभग 5 से 6 साल तक क्वेश्चन आए ही नहीं थे वहां से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो अपने को उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। कैसे पहचानते हैं सरल वाक्यों को, कैसे संयुक्त वाक्यों की पहचान होती है, कैसे मिश्र वाक्यों को पहचाना जाता है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा अभी के ट्रेंड में 2 नए टॉपिक्स हैं जो कि इसके साथ पूछे जाते हैं। वहां पर भले लिख दिया जाता है वाक्यों के भेद एवं वाक्यों की रचना, केवल यही लिखा होगा सिलेबस में, लेकिन यहां से 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन अभी आए हैं। एक तो है वाक्यों के अंग, इससे मुठभेड़ आपकी हुई थी, उद्देश्य और विधेय। अभी पिछला टीईटी अगर आप दिए होगे तो पिछले के पिछले वाले टीईटी में इसका क्वेश्चन आया था, याद है। उद्देश्य और विधेय, वाक्य के कितने अंग होते हैं, क्वेश्चन आया था, या मेरे ख्याल से ऐसा पूछा, वाक्य के अंग होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो उसमें उद्देश्य और विधेय ये विकल्प में था। तो वो होता क्या है, पहचानते कैसे हैं, वो सारी चीजें देखनी है। एक टॉपिक इसमें देखना है, वाक्यों के आवश्यक तत्व। वाक्यों के जो 6 आवश्यक तत्व होते हैं, उन 6 आवश्यक तत्वों से लगातार क्वेश्चन अभी पिछले 4 साल में आ रहे हैं। तो इस हिस्से को छोड़ना नहीं है, इस हिस्से को पूरा पढ़ना है कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं, और तीसरा हमको इसमें देखना है वाक्य के भेद। वाक्य को जिन 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, उन आधारों को हमको पढ़ना है। एक विभाजन होता है इसमें रचना के आधार पर, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर, और अभी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वहीं से आ रहे हैं, जिसमें आप सुने होंगे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्यों के 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, और ये अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन है। तो कैसा वाक्य किसके अंतर्गत आता है, इसकी पहचान करना हमको आना चाहिए, क्योंकि वहां से वो डायरेक्ट दे सकता है क्वेश्चन दे करके कि ये किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है, बताइए। तो अगर आप कोई वाक्य की पहचान आती है तब तो वो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, लेकिन अगर उसकी पहचान नहीं आती तो क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो गया।
और हिंदी में कठिन और सरल कुछ नहीं होता, एकदम सीधी साफ बात। अगर आपको आता है तो सरल है, नहीं आता तो कठिन है। हिंदी में यही है बस। हिंदी में अगर चीजें आपके समझ में आई हैं, अगर चीजों को आपने समझा है, तो वो आपके लिए सरल है। और हिंदी की बातें यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो आपके लिए हिंदी कठिन है। यही चीज है और कुछ नहीं। तो हिंदी में वाक्यों के दोनों भेदों को, जैसे मैं आपको पूछूं कृपया पानी ले आइए, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? चलो विकल्प देता हूं। इच्छावाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, या संकेतवाचक वाक्य है? बताइए, कृपया पानी ले आइए। विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। विकल्प बताइए सर। आप विधानवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, इच्छावाचक। आप बताइए। इच्छावाचक। आप बताइए। विधानवाचक वाक्य ठीक। आज्ञावाचक वाक्य है। आप बताइए। देखो, ये कृपया को देख करके हम कंफ्यूज हो गए। कृपया को देख करके हम कंफ्यूज हो गए, है कि नहीं, कि ये आज्ञावाचक है कि इच्छावाचक है। तो जब तक हम बेस को नहीं समझेंगे तब तक वाक्य के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यहीं से आप जब वाक्य के अंगों को पढ़ेंगे ना, तो यहीं से लिंक होगा आपका पदबंध। तो पदबंधों को लेकर के चलना है साथ में, पदबंधों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो वाक्यों को पहचानना इतना भी आसान नहीं है जितना कि ये लगता है। जैसे मैं आपको ये कहूं ना कि वहां मत बैठो, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, दो ही विकल्प। चलो, वहां मत बैठो निषेधवाचक या आज्ञावाचक? हाँ बताओ। आज्ञावाचक है। हो गया ना कंफ्यूज? यही तो है। अब वहां तो चार विकल्प होते, दो भी नहीं। हाँ, निषेधवाचक वाक्य है। तो ये पहचान कैसे होगा, ये तो हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो ये वाक्यों को आप पढ़ते हैं। इतना सिलेबस पढ़ने के बाद ये मान करके चलिए कि वर्ग 2 के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन टारगेट हो चुके हैं। वर्ग 2 के 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, इतने में ये भी बता रहा हूं। ठीक है। अब बाकी का जो एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है, उसके लिए मेहनत करनी है। और वो क्वेश्चन कहां से आएगा, ध्यान देना। एक टॉपिक आप पढ़ते हैं इसमें, व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियां। यहां दो प्रकार की अशुद्धियां आती हैं। एक शब्द की अशुद्धि, या जिसको आप कहते हैं वर्तनी की अशुद्धि, और दूसरा वाक्य की अशुद्धि। और वाक्य में 12 प्रकार की अशुद्धियों को हमको पढ़ना है। 12 प्रकार की, अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां हैं जहां से क्वेश्चन आपको उठा करके देता है। तो वो 12 प्रकार की अशुद्धियों को हमको पढ़ना है। तो व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ने के बाद आपका एक क्वेश्चन और टारगेट होगा, यहां से एक क्वेश्चन और टारगेट होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक। व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ने के बाद एक टॉपिक आता है आपका इसमें, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यहां से वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में कम से कम एक क्वेश्चन आएगा ही। अब वो मुहावरा से उठाएगा या लोकोक्ति से उठाएगा, वो उस पर है, वो उसकी इच्छा कि वो कहां से क्वेश्चन उठाना चाहता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ये पूरा हिस्सा मिलकर के बनता है आपका वर्ग 3 का सिलेबस। ये वर्ग 3 का सिलेबस है ना टोटल।
वर्ग 2 में पिछले बार की अगर हम बात करें तो 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा डाला था, वो वर्ग 2 में था, लेकिन हो सकता है कि उस टॉपिक को, वो जो 2-3 टॉपिक्स हैं उनको उठा करके वो कहां डाल दे, वर्ग 3 में। ठीक है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां ज्यादा है, वर्ग 3 में। तो 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको वो उठाएगा और उठा करके डालेगा वर्ग 3 में। तो एक टॉपिक तो है काल, एक टॉपिक है विराम चिन्ह, और एक टॉपिक है आपका शब्द युग्म। ठीक है, इसके अलावा दोनों में एक चीज कॉमन पढ़ना होगा, और क्या रहेगा बता देता हूं आपको, यही लिख देता हूं ना, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये दोनों में रहना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसी को वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखा होगा, और एक टॉपिक इसमें ऐड करेगा वो विलोम शब्द। तो ये पूरे टॉपिक्स मिलकर के वर्ग 2 और वर्ग 3 का सिलेबस बनाता है। हो सकता है कि इसको केवल वर्ग 2 में ही रखे, ये भी संभावना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले कम आने हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को चूंकि पिछले बार वर्ग 2 में था, तो हो सकता है वो इस बार वर्ग 2 में ही रखे। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो जिन लोग वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और केवल वर्ग 2 वालों को भी लगभग पूरा टॉपिक पढ़ना है। और जिन लोग केवल वर्ग 3 वाले हैं, आप लोग भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके इन टॉपिक्स को पढ़ ही लो, ज्यादा सही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सबको सब पढ़ना है। ठीक है, हाँ, सिलेबस अगर इस बीच में जल्दी आ गया, जैसे संभावना है वर्ग 3 की, तो अगर ये सिलेबस में रहेगा तो पढ़ना। जिन लोग प्योर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में अगर रहेगा तो पढ़ना, अगर नहीं रहेगा तो मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाना है, जो रहना है सिलेबस में रहना है। वो कठिन क्वेश्चन अगर देगा तो सिलेबस के अंदर से ही देगा, अगर सरल क्वेश्चन देगा तो सिलेबस के अंदर से ही देगा। सिलेबस के बाहर जाकर के कठिन क्वेश्चन इंपोर्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो सिलेबस में जो दिया है उसको अच्छे से तैयार करो, क्योंकि सरल क्वेश्चन सबके लिए सरल होता है, और कठिन क्वेश्चन उनके लिए सरल होता है जिन लोग सही से तैयारी किए रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का एक ओवरव्यू है। अब इसके साथ में अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण वाला हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो उतना ही यक्ष प्रश्न है। वर्ग 3 में रहेगा, वर्ग 3 में रहेगा। वर्ग 2 में ये रहेगा कि नहीं, ये उतना ही बड़ा यक्ष प्रश्न है जितना कि पाकिस्तान कब खत्म होगा। ठीक है, हाँ, ये तो तभी क्लियर होगा जब वो निपट जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो जितना जल्दी सिलेबस आ जाए उतनी बढ़िया है, उतना बढ़िया है अपने लिए। ठीक है, दुविधाएं नहीं रहेंगी पढ़ने के लिए, और गवर्नमेंट को तो बार बार बोल ही रहे हैं सभी कि भाई कम से कम सिलेबस आप जारी कर दीजिए, जिससे कि विद्यार्थी जो है वो अपनी तैयारी में लगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और भाषा शिक्षण में भी देखें ना, तो भाषा शिक्षण आपके लिए बहुत कठिन क्वेश्चन देता है ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाषा शिक्षण के क्वेश्चन बहुत सामान्य रहते हैं। यहां पर अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आप देखना, मैक्सिमम बार क्वेश्चन जहां से आते हैं उसमें एक टॉपिक तो रहता है आपका बहुभाषिकता से, एक क्वेश्चन आता है। दूसरा, जो चारों प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं वहां से क्वेश्चन आता है, भाषाई कौशल। भाषाई कौशलों में भी अगर हम कहें ना, तो वो सामग्रियों को डायरेक्ट पूछता है कि दृश्य सामग्री कौन सी है, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है, मतलब जिसको देखा जाए और सुना जाए, दोनों है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स जो है वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा वो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों पर क्वेश्चन बना करके देता है। सिद्धांत, 9 अलग अलग टाइप के सिद्धांत आप पढ़ते हैं। अनुकरण का सिद्धांत पढ़े होंगे, अभ्यास का सिद्धांत होता है ना।
9 अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। इन 9 अलग अलग सिद्धांतों से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके देता है। इसके अलावा एक इसमें टॉपिक देता है भाषा विकास के चरण, भाषाई विकास के चरण। इसके लिए तो बेस बनाया जाता है जो पियाजे का सिद्धांत है ना, आप पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, उस सिद्धांत को ही बेस बना करके आप भाषाई विकास के चरणों को पढ़ते हैं। तो जैसे उन्होंने 4 चरण बताए हैं, ठीक है, याद है चारों चरण? सेंसरी मोटर, फिर इंग्लिश में देता है विकल्प, हाँ प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो इन चारों अलग अलग चरणों में भाषाई विकास कैसे होता है ये हमको देखना होता है, क्योंकि हर चरण में तो बच्चे के भाषाई विकास की गति जो होती है वो एक समान नहीं होती है कि नहीं। हर चरण में बच्चे के भाषाई विकास की गति अलग अलग होती है। तो किस समय बच्चा किस मेथड से सीखता है और एक शिक्षक होने के नाते आप क्या योगदान कर सकते हो, वो चीजें हमको सीखनी होंगी। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक आता है बच्चों में भाषाई, बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। तो एक टॉपिक आता है यहां से और क्वेश्चन आते हैं, इसके बनते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप लगातार देखे होंगे कि यहां से क्वेश्चन आता है कि बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। और ये इसलिए पूछता है क्योंकि हर बार सिलेबस में वो अलग से एक टॉपिक लिखा होता है। पिछला सिलेबस आप देखिएगा, आपको मिलेगा ये, बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। वर्ग 3 के सिलेबस में लिखा था, अध्याय नंबर 8 में, आप देखिएगा। तो सॉरी, अध्याय नंबर 7 में लिखा था ये, आप देखना, ये मिलेगा आपको सिलेबस में। तो सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अर्जन और अधिगम, भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, इसी के अंतर्गत आप एलएडी का सिद्धांत पढ़ते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण उपकरण, आप पढ़ते हैं इसको। तो वो क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये सब मिल करके ना आपका सिलेबस बनाता है। और हिंदी में तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत होती भी नहीं है। जो टॉपिक लिखा है उसको थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ लो, काम बन जाता है। छत्तीसगढ़ में यहां से कठिन क्वेश्चन अगर देखोगे तो नवोदय हो गया या एनवीएस हो गया, है ना, नवोदय एनवीएस, या तो फिर केवीएस में, वहां कठिन क्वेश्चन करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत सामान्य प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होता। तो इसको ना बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से इसके पीछे भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी सिलेबस आने के बाद भी। कोशिश ये करना कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाले हैं हम उसको टारगेट कर सकें। तो मैक्सिमम हिस्सा आपका आने वाला है व्याकरण से, तो व्याकरण को एकदम अच्छे से तैयार करो। क्योंकि पिछले बार, और ये ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात है, पिछले बार जब शिक्षक भर्ती हुई थी तो एक भी क्वेश्चन भाषा शिक्षण का आया नहीं था हिंदी में, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। टीटी में तो इसलिए आता है क्योंकि हर में सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिवाइडेड रहता है। आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, वहां लिखा होता है। लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं, यहां पर तो वो चाहेगा तो पूरा जितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देने हैं, पांचों क्वेश्चन संधि उपसर्ग प्रत्यय से दे देगा। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। सिलेबस में जो है वहां से क्वेश्चन उठाएगा वो, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का लेखा जोखा, और इसी क्रम में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, बाइलिंगुअल क्लासेस ही होती है चंद्र प्रकाश, ठीक है। अब हिंदी क्या बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा यार। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये वाले हिस्से को बोलोगे इसको पढ़ाया जा सकता है। अब मैं पर्यायवाची बोलूंगा तो क्या है, उसको क्या पढ़ाऊंगा? हाँ, ठीक है। हाँ, चलो, बाकी सब्जेक्ट्स तो होंगी आपकी बाइलिंगुअल ही होंगी, ठीक। चलो, तो अब हमारा जो सिलेबस चालू होगा ना, वो हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, वर्ण और वर्णमाला से शुरू करें पहला टॉपिक। चल, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ण एवं वर्णमाला।
और इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे परिभाषाओं से। किनकी परिभाषा? तीन चीजों की परिभाषा हम देखेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे वर्णों की, कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे अक्षर की परिभाषा, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है। चलो, तो पहला सवाल तो आपसे ही, बताओ भाई वर्ण क्या होता है? सर ये हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। और वर्ड जो है वो कभी भी शब्द नहीं हो सकता, अक्षर शब्द। अक्षर शब्द हो सकते हैं, हाँ, ठीक है। और मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ यार, आप इसकी प्रॉपर्टी गिना रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ अंबानी कौन है, आप बोल रहे हो 1000 करोड़ का मालिक। हाँ बताइए मैडम, क्या है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वो तो ठीक है, ये है क्या? हाँ, हम्म, नहीं किया जा सकता, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब इन दोनों को ना समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने आंसर दे दिया अपना, अब समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ण और अक्षर है क्या असल में। ध्यान से यदि देखें ना, तो वर्ण और अक्षर ये दोनों ही भाषा की इकाइयां हैं, है कि नहीं? ये दोनों भाषा की इकाइयां हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? देखो, इसकी परिभाषा ही दोनों को डिफरेंशिएट कर देती है। कैसे? वर्ण, वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा कहती है कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप को आप क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यदि हम वर्ण का एकदम लिटरल अर्थ लें, एकदम शाब्दिक अर्थ यदि लेने के लिए जाएं, तो वर्ण का मतलब होता है रंग, होता है कि नहीं? वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। जैसे श्वेत वर्ण, जैसे पीत वर्ण, जैसे रक्त वर्ण, वर्ण मतलब रंग। वैसे ही हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियां भी तो अलग अलग हैं। क, ख, ग, घ सभी एक दूसरे से अलग हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप में लाने के लिए हमने चिन्ह निर्धारित करके रखा है, और इन्हीं चिन्हों को नाम दिया जाता है वर्ण। ये देखो, आप सभी एक दूसरे से अलग हैं, है कि नहीं? उन्हीं को आप नाम देते हैं वर्ण। तो ध्वनियों को लिखित रूप में लाने के लिए जो चिन्ह निर्धारित करके रखा है हमने, उन्हीं चिन्हों को कहा जाता है वर्ण। वर्ण की खास बात यह है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम ऐसे ही लिखा जाता है ना, छोटी ही गलत है, बड़ी ही लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, लूंगा ना भाई टेस्ट यार, उसमें क्या है। चलो, तो ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कैसी भाषा की? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जैसे हमारे मुंह से ध्वनि निकली क, हमने कहा हम इसको ऐसा लिखेंगे। हमारे मुंह से ध्वनि निकली ख, हमने कहा इसको ऐसा लिखा जाएगा, है ना? तो ध्वनियों के लिए हमने क्या किया है? चिन्ह निर्धारित करके रखा है, और इन्हीं चिन्हों को क्या नाम दिया जाता है? सॉरी, वर्ण कहा जाता है। अब अक्षर की परिभाषा क्या कहती है? अक्षर की परिभाषा कहती है कि लघुत्तम वाक ध्वनि, लघुत्तम वाक ध्वनि जिसका खंडन संभव न हो,
जिसका खंडन संभव ना हो वो कहलाते हैं अक्षर। अब ये भी तो वही बात हो गई सर, वर्णों का भी तो खंडन संभव नहीं होता, क्योंकि ये भी तो सबसे छोटी इकाई है ना, इनका भी खंडन संभव नहीं होता। खंडन संभव नहीं होता, इनका भी नहीं होता। तो अक्षर और इसमें वर्ण में डिफरेंस क्या है? अब इस डिफरेंस को समझने के लिए ना हमको थोड़ा सा भाषा के बारे में जानना होगा। थोड़ा सा भाषा के बारे में, वर्णमाला शुरू करने के पहले हमको थोड़ा सा देखना होता है भाषाओं को कि भाषा क्या है। तो हम लोग चूंकि भाषा पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भाषा की परिभाषा हमको देखनी है। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा क्या है सर? भाषा भाषा अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है। संचार का माध्यम है, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ सर बताइए। जिसका मीनिंग होता है, मतलब अर्थयुक्त संचार ही भाषा है, बहुत बढ़िया। आप अभिव्यक्त करने का माध्यम है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब लगभग लगभग सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है कि नहीं? मतलब एक 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 भाव हमारे मन में जो उत्पन्न होता है उस भाव को दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया है भाषा। अब आपको लग रहा होगा कि हमने तो नई परिभाषा दे दी है। ये परिभाषा आज से लगभग 2500 साल पहले दी जा चुकी है, और ये परिभाषा दी गई थी आचार्य पतंजलि के द्वारा। नाम सुना है आपने? कौन है आचार्य पतंजलि? रामदेव बाबा गुरु थे मत बोलना भाई, ठीक है? हाँ हाँ, योग दर्शन, योग दर्शन के प्रणेता है, योग सूत्र के प्रतिपादक है ना? हाँ, उनका ना बहुत बड़ा कार्य है भाषाओं में। भाषाओं के संबंध में अगर देखा जाए तो उन्होंने ना एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य। तो सर ये पाणिनि जी का नाम क्यों लिखा? आचार्य पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी क्या? अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी है ये पूरे विश्व में व्याकरण की पहली पुस्तक है। मतलब पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले अगर व्याकरण की कोई पुस्तक लिखी गई थी तो वो आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने 8 अध्यायों में व्याकरण के प्रकरणों को बांटा है और उस पुस्तक का उन्होंने नाम दिया है अष्टाध्यायी। लेकिन ये अष्टाध्यायी सूत्रों के रूप में लिखी गई पुस्तक है। सूत्र के रूप में उन्होंने चीजें लिखी हैं। जैसे वो वर्णमाला जो हम लोग आज आ ई उ री इस रूप में पढ़ते हैं ना, वो वहां पर अलग तरीके से लिखी गई है। वहां पर लिखा गया अयुण रिल रिक वर टलन, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये कठिन है हमारे लिए याद करना, खासकर जिन लोग एकदम प्रारंभिक, आप लोग अभी नई नया सुने होंगे तो आपके लिए तो कठिन ही होगा। तो आचार्य पतंजलि ने क्या किया? इस अष्टाध्यायी को सरल करने का काम किया, सरल करने का काम किया। और जिस पुस्तक में इन्होंने इसको सरल किया उसको नाम दिया इन्होंने महाभाष्य। भाष्य का मतलब होता है कमेंट्री, भाष्य का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, भाष्य का मतलब होता है इलेबोरेट करके चीजों को समझाना, विस्तृत करना, विस्तार करना, टीका करना। जैसे तुलसीदास जी लिख करके तो चले गए वो, लेकिन आज भी उनकी कही गई बातों पर टीका टिप्पणी होती है कि नहीं? होती है। उस पे जो कथा करने वाले हैं वो क्या करते हैं? वो उसको समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि उन्होंने ये लिखा है, ऐसा लिखा है। पंत की रचनाओं को पढ़िए तो उनकी रचनाओं को आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि आप पढ़े हैं तो।
उनकी रचना पढ़िए, राम की शक्ति पूजा। आप किसी भी निराशा में पड़े हो, आपको वो पुनर्जीवन देगा। तो लिख करके तो वो चले गए, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का काम किया था किसने? आचार्य पतंजलि ने। आचार्य पतंजलि ने पुस्तक लिखी महाभाष्य, और इसी महाभाष्य में सर्वप्रथम परिभाषित किया गया है भाषा को। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाचि भावम मनेन उपजन्ते। ये आचार्य की परिभाषा है। तो परिभाषा में ये कहते हैं कि भाषा व्यक्त करती है बोलकर, वाची, वाक धातु, वाक यानी बोलना। तो भाषा व्यक्त करती है बोलकर, किसको? भावों को। कौन से भाव? जो हमारे मन में। ये वही परिभाषा है जो आपने दी थी थोड़ी देर पहले। आपने ही तो कहा था ना कि हम मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और यही तो परिभाषा है भाषा की। तो भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक जरिया है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, संप्रेषित करते हैं। और इसी परिभाषा में आचार्य पतंजलि ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से। यह क्वेश्चन में आता है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से होती है? तो किस धातु से? संस्कृत के भाष धातु से। ध्यान रखना, षटकोण का श होगा और उस पे नीचे हलंत लगा होगा, क्योंकि विकल्प ऐसे ही देता है, संस्कृत के भाष धातु से, भाष धातु से, भाष धातु से, ये विकल्प देता है आपको। ध्यान रखना, षटकोण का श होगा और उस पे नीचे बाकायदा हलंत लगा होगा, तब वो विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, तो संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। यहां से याद करने लायक चीजें, ये दो किताबों के नाम याद रखना। ये दो किताबों के नाम याद रखना, एक तो अष्टाध्यायी और दूसरा याद रखना महाभाष्य को। ठीक, अब भाषा के प्रकार देखिए। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार कहने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ भाषा के प्रकार कहने का? अच्छा, भाषा का मतलब क्या? भावों की अभिव्यक्ति। तो भाषा के प्रकार कहने का यह मतलब हुआ ना कि मैं कितने तरीकों से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं, यही तो मतलब हुआ। तो भाषा के प्रकार की यदि हम बात करें तो ये वो विधियां हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो किसी भाव को दूसरों तक पहुंचाने के तीन तरीके होते हैं। एक, मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाता है ध्वनियों के प्रयोग द्वारा। ध्वनियों द्वारा। और जब ध्वनियों द्वारा भावों का संप्रेषण दूसरों तक होता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में भाव संप्रेषण का माध्यम कौन है? ध्वनियां। ध्वनियों के माध्यम से भावों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक। दूसरा, आप अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ध्वनि चिन्हों द्वारा। और ध्वनि चिन्हों द्वारा जब भावों का संप्रेषण होता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है लिखित भाषा। भाव संप्रेषण का तीसरा तरीका होता है संकेत। आप अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ना संकेतों द्वारा। इसीलिए भाव संप्रेषण की तीसरी विधि मानी जाती है
सांकेतिक भाषा, ये भाव संप्रेषण की तीसरी विधि है। तो भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप इन 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो कि आया हुआ है, कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? आंसर आंसर होगा 2। आंसर होगा 2। क्यों 2? क्योंकि सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों सर? क्योंकि कामता प्रसाद गुरु ने ऐसा कहा है। तो सर क्या इतना बड़ा आदमी है, उसकी बात मानेंगे हम लोग? मानना पड़ेगा भाई। क्यों? उसी ने लिखा है हिंदी का व्याकरण। हिंदी का व्याकरण लिखने का श्रेय जाता है कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है, उन्होंने ही लिखा है हिंदी का व्याकरण, और वो अपने व्याकरण ग्रंथ में स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिख पाना संभव नहीं है, इसीलिए भाषा के प्रकारों में केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा को ही स्थान दिया जाना चाहिए। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर कितना लेना? 2। पुराना क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, तो यह है भाषा के प्रकार। अब यदि हम ध्यान से देखें, अब वापस से आओ भाषा में वर्ण और अक्षरों की परिभाषा में। तो देखो, भाषा की आपने 2 इकाइयों को मान्यता दी है, एक ध्वनियों को और दूसरा ध्वनि चिन्हों को। ध्वनियों द्वारा जब भावों का संप्रेषण हो रहा है तो इसको आप कह रहे हो मौखिक भाषा, और जब आप परिभाषा दे रहे हो अक्षर की तो आप क्या बोल रहे हो? लघुत्तम वाक ध्वनि। मतलब ये जो अक्षर होते हैं वो मौखिक भाषा की इकाई होते हैं, जबकि आप देखो ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण कर रहे हो। और यहां परिभाषा आपने क्या लिखा है? वर्णों की, ध्वनियों के लिखित रूप को भाषा यानी वर्ण कहा गया है। अब यहां से एक अंतर तो ये स्पष्ट हो गया कि वर्ण लिखित भाषा की इकाई है, जबकि अक्षर मौखिक भाषा की इकाई है। पहला डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस है कि वर्ण लिखित भाषा की इकाई है, जबकि अक्षर मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। खंडन दोनों का संभव नहीं है, अपने अपने स्तर पर दोनों सबसे छोटी इकाइयां हैं, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कैसे अलग हैं सर? समझना। मान लो अगर हमको राम उच्चारण करना है, राम लिखना है, चलो राम लिखना है, तो राम लिखने के लिए हमने किन चिन्हों को प्रयोग में लाया? ध्यान देना, हमने सबसे पहले रा का चिन्ह लिया, फिर आ का चिन्ह लगाया हो, फिर मां का चिन्ह लिया, फिर आ का चिन्ह लिया। तो राम लिखने के लिए आपने कितने वर्णों का प्रयोग किया? 4। आप लिखने के लिए प्रयोग कर रहे हो ना, तो इकाइयां होंगी, वो क्या कहलाएंगी? वर्ण। तो र आ म आ, वर्ण कितने हुए यहां से? 4। लेकिन अगर हमको राम उच्चारण करना हुआ तो क्या हम इसको र आ म आ ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, हम बोलेंगे रा और बोलेंगे म। इसका मतलब अक्षरों की संख्या यहां पर हो जाएगी कितनी? 2। ये सबसे पहला डिफरेंस, ये सबसे टेक्निकल डिफरेंस है वर्ण और अक्षर में। किसी शब्द में वर्णों की संख्या और अक्षरों की संख्या निकालना, और यही आपके पहले पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। कई बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको क्वेश्चन करता है कि जैसे एकदम सरल शब्द मैं आपको देता हूं, शब्द दिया कमल शब्द में, और विकल्प देगा ऐसा, ए 3 वर्ण और 3 अक्षर हैं, विकल्प बी 3 वर्ण 6 अक्षर हैं, विकल्प सी 6 वर्ण 3 अक्षर हैं, और विकल्प डी देगा 6 वर्ण और 6 अक्षर हैं।
अब अभी तो आप तुरंत तुरंत ताजा ताजा पढ़े हो तो तुरंत बना भी दोगे, लेकिन अगर ये बिना पढ़े अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए बोलता तो शायद कुछ लोग इसमें गलतियां करते। हो सकता है आगे जाके आप पढ़ लियो फिर भी गलती करोगे, करोगे गलती, कैसे करोगे अभी पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आपको संभालना है, बनाना है, तो क्या करना पड़ता है, हमको अक्षरों और वर्णों की संख्या निकालने आना चाहिए, है कि नहीं। तो वर्णों की संख्या कैसे निकलेगी, अक्षरों की संख्या कैसे निकलेगी, कैसे आप आधे वर्णों की गणना करोगे, आधे वर्ण कैसे काउंट करोगे। एक सवाल दिमाग में यह भी आएगा कि सर अक्षरों की संख्या से जस्ट डबल ही होगी क्या वर्णों की संख्या, तो हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, ये बदलती रहती हैं। कई बार ऐसा होगा कि वर्णों की संख्या से डबल से ज्यादा हो जाएगी, कभी डबल से कम रहेगी। तो कब रहेगा ऐसा, वो स्थितियां भी हमको जाननी होगी। आधे वर्णों को अक्षरों में काउंट करना है कि नहीं करना, उनको वर्णों में काउंट करना है कि नहीं करना, वो भी सीखना पड़ेगा। तो वर्णों की और अक्षरों की संख्या निकालने से पहला क्वेश्चन जो है ये आपका बनता है, पहला पैटर्न यहां से बनेगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन इतने बेसिक होते हैं ना कि लोग इसको पढ़ते नहीं है, और जब आ जाता है तो माथा पकड़ के बैठे रहते हैं एग्जाम हॉल में। जैसे ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और वहां पर पूछा था चक्की शब्द को, चक्की शब्द को 2 बार पूछ ले, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन। चक्की को जब 2021-22 में टीईटी हुआ था तो इसका क्वेश्चन एक बार आया था, वहां पर पूछा था इसका वर्ण विन्यास, कि चक्की शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। तो वहां पर आपको तोड़ना था च धन अ धन क धन क धन ई, ये तोड़ना था। एक बार इसी क्वेश्चन को पूछा है कि इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, तो आधे लोग तो वही आधे वर्ण के फेर में फंस गए, क्योंकि का पूरा है नहीं, का पूरा है नहीं, तो उसको काउंट किस में करना है, सर करना भी है कि नहीं करना है, ये एक दिक्कत आई उनके सामने। तो ऐसे क्वेश्चन में परेशान ना हो, इसके लिए हमको क्या सीखना होगा, वर्णों की और अक्षरों की संख्या निकालना। तो क्या करना पड़ता है सर उसके लिए, देखो समझना, इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग उसको घर से करके लाइएगा, ठीक है। हाँ, तो वर्णों की संख्या निकालना हो या अक्षरों की संख्या निकालना हो, चाहे कुछ भी निकालना हो, आपको जो सबसे पहला स्टेप फॉलो करना होता है वो है शब्दों का वर्ण विन्यास करना। शब्दों का क्या करना है, वर्ण विन्यास करना है। जैसे हम रेफरेंस में लेकर के चलते हैं कमल को, तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, इसको पूरा तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा, पहले का को तोड़ो, इसको, तो ये कैसे टूटेगा, क धन आ निकलेगा। फिर मां को तोड़ेंगे तो ये बनेगा म धन आ, और फिर तोड़ेंगे ला को तो ये बनेगा ला धन आ। हो गया वर्ण विन्यास, ठीक। अब यहां से हमको वर्णों की संख्या निकालनी है। तो वर्णों की संख्या निकालने का एक बढ़िया फॉर्मूला है, क्या, कि प्रत्येक इकाई को गिन लो, गणना करो किसकी, प्रत्येक इकाई की। प्रत्येक इकाई की गणना कर लो। गणना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही वर्णों की संख्या होगी। जैसे मान लो राम शब्द में हमने राम शब्द को तोड़ा छोटे छोटे भाग में, तो रा आ म आ 4 खंडों में टूटा, मतलब वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4। प्रत्येक इकाई को गिन लो। वैसे यहां 1 2 3 4 5 6 कितनी आई संख्या, 6। मतलब कमल शब्द में वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ये तो हो गई वर्णों की संख्या, लेकिन क्या अक्षरों की संख्या जस्ट डबल कर देंगे क्या, हर बार ऐसा नहीं होता। अक्षरों की संख्या निकालने का एक तरीका है। अक्षरों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहला कदम वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास करने के बाद हम देखेंगे कि उस शब्द में कोई स्वतंत्र स्वर है क्या।
स्वतंत्र स्वर कहने का मतलब ऐसे स्वर जो किसी व्यंजन से आबद्ध नहीं होते, यानी जो किसी व्यंजन के साथ लगे नहीं होते। जैसे आकाश, आ नहीं लगा है। जैसे इमली, ई नहीं लगी किसी के साथ। जैसे उल्लू, ऊ नहीं लगा है किसी के साथ। तो ये आते हैं स्वतंत्र स्वरों में। तो स्वतंत्र स्वरों की गणना कर लो, अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो स्वतंत्र स्वरों की संख्या रखनी होगी 0। इसके बाद ऐसे युग्मों की गणना करनी है जो कि एक व्यंजन और एक स्वर के योग से बने हैं, मतलब एक जोड़ा बनाना देखना है अपने को, जोड़ा देखना है। जैसे यहां पर स्वतंत्र स्वर है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्वतंत्र स्वरों की संख्या रखेंगे 0 0 प्लस, अब जोड़ा बनाएंगे किनका? व्यंजन और स्वर का। तो एक जोड़ा, ये व्यंजन धन ये स्वर, ये व्यंजन धन ये स्वर, और ये व्यंजन धन ये स्वर। कितने जोड़े बने? 1 2 3 बन गए। यहां से इसको जब टोटल किया जाएगा तो जो संख्या आएगी, इसको टोटल करने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या ही अक्षरों की संख्या होगी। बहुत माथा पच्ची है सर, ये तो बहुत माथा पच्ची है सर। इतना करते बैठे रहेंगे क्या एग्जाम हॉल में? आसान तरीका, वर्णों की संख्या निकालना तो आसान है ना। वर्णों की संख्या निकल गई, उसके बाद जब अक्षरों की संख्या निकालनी हुई तो मैं बता रहा हूं एक बढ़िया तरीका। एक रूल है कि किसी भी शब्द में वर्ण विन्यास करने के बाद जो स्वरों की संख्या होगी वो सदैव अक्षरों के संख्या के बराबर होती है। तो केवल स्वरों स्वरों को गिन लोगे, केवल स्वर वर्ण को बस गिन लोगे ना, तो जो संख्या आएगी वो अक्षरों की संख्या है। और जब हर एक इकाई को गिनोगे तो जो संख्या आएगी वो वर्णों की संख्या होगी। जैसे यहां राम में देखो, अलग अलग इकाइयों को जब गिनोगे तो संख्या आई 4, इसीलिए वर्णों की संख्या 4। वहीं अगर मैं केवल स्वरों को काउंट करूं, एक स्वर है और ये 2, कितने आए? 2, इसीलिए अक्षर कितना आया? 2। सेम यहां पर का, आ, मा, आ, ल, आ, वर्ण आएंगे 6, लेकिन अक्षर आएंगे 1 2 और 3। क्लियर? समझ आया? इसका मतलब यह भी हुआ कि सर अगर शब्द के बीच में आधा वर्ण आएगा तो उसको वर्णों में काउंट किया जाएगा, लेकिन अक्षरों में उसको छोड़ दिया जाएगा, है कि नहीं? जैसे इसको देखो, चक्की शब्द को, चक्की शब्द को देखो, चक्की शब्द को यदि हम तोड़ें तो ये टूटेगा च धन आ धन का। अब इसके साथ स्वर तो नहीं लगा है, मतलब स्वर ना लगे होने का मतलब ही होता है आधा होना। इसके बाद की को जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा क धन दीर्घई। तो यहां से वर्ण कितना निकलेगा? 1 2 3 4 5, वर्ण आ गया यहां से 5, लेकिन अक्षर 1 और ये 2। अब बताओ, क्या हर बार अक्षरों की संख्या के डबल ही होती है वर्ण? नहीं, नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना है अपने को, स्वर कितना भी बड़ा हो जाए उसको तोड़ना मत। जैसे मान लो शब्द लिखा हुआ है अपने पास आकाश, अब इसको तोड़ना है तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। और उसको तोड़ दोगे तो वर्णों की संख्या भी 1 बढ़ जाएगी और अक्षरों की संख्या भी 1 बढ़ जाएगी। तोड़ना नहीं है इसको, एज इट इज वैसे का वैसा, आ धन का धन आ धन श धन आ, ये लो। ऐसे ही देखो, आ 1 2 3 4 5, वर्ण कितने आ गए? 5, और अक्षर कितना आ गया? 3। अरे 1 2 3, 3 अक्षर आएगा ना। अब देखो यहां पर डबल से ज्यादा है, यहां डबल से कम है ना। अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन है प्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है। आप पहचान सकते हो, सीधे शब्दों को देख करके आप गणना कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस में अगर ये बन रहा है तो क्या बुरा है यार,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ना बाकी लोगों से आगे बढ़ने का चांस होते हैं, बाकी लोगों से आगे बढ़ने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे नहीं बनते। और फिर अक्कड़ बक्कड़ वाला खेल मैं बता ही चुका हूं, हर कोई करता है, हिंदी में खासकर। तो इसीलिए कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, कभी नहीं लगता, और मैक्सिमम टाइम तुक्का नहीं लगता है। ठीक है, चलो अब आधे वर्ण वाले मान लो ये आए, ये ऐसा, तो ऐसे अपने को तोड़ने आना चाहिए, वर्णों की संख्या, अक्षरों की संख्या निकालने आनी चाहिए। निकाल लेंगे? होमवर्क दूं? हाँ भाई, ये इसको तो खुद से बना सकते हो, लिख लो ना। वो जो प्रत्येक इकाई की गणना करो, संख्या जो निकलेगी वो वर्णों की संख्या होगी। ठीक है, पीडीएफ तो मिलेगा ही आपको जी। हाँ हाँ, देखो जैसे मान लो, वही सब तो मैं होमवर्क देने वाला था। मैं आपको शब्द देने वाला था ऐसा, जैसे कृष्ण, कुछ नहीं, ये क्या है, का धन री ही तो है, ये का धन री ही तो है, धन श, धन अणा, धन आ, ये लो ऐसा। अब यहां से अगर मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5, 5 हमारे वर्ण हो गए। अक्षर निकालोगे तो री भी स्वर है, आ भी स्वर है, ये हो गया दो, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही ये वाली कहानी आएगी, कर्म, कैसे तोड़ोगे, उच्चारण करो, कर्म, र पहले आया म के, ठीक है, तो ये टूटेगा, पहले क टूटेगा, क धन आ, इसके बाद आ रहा है र, तो ये रहा र, उसके बाद टूटेगा म, तो म धन आ, वर्ण आ जाएगा 5, अक्षर आ जाएंगे 2। ठीक है, मान लो ऐसा आया, जैसे प्रखर, ऐसा शब्द आया। अब इसको तोड़ो, प्रा को तोड़ेंगे तो पा धन र धन आ, धन ख धन आ, धन र धन आ, वर्ण निकालो 7, अक्षर आएंगे 3। ठीक है, अक्षर 3 आएगा, ये देखो 1 2 3, वर्ण देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा काउंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ये वाला शब्द आएगा, जैसे ट्रक लिखा है मान लो, तो अब ये मत सोचना कि इसमें 1 ठो लगा था तो इसको तो एक बार लिखे, इसमें 2 ठो लगा है 2 ठो लिखेंगे, नहीं, उच्चारण करोगे ट धन र धन आ, ट्रा, धन का धन आ, वर्ण आ जाएगा 5, अक्षर आ जाएंगे 2। ठीक है, ऐसे काउंट होता है। ठीक, अच्छा ऐसा लिखा हो तो हिंदी में क्वेश्चन देने के लिए ना, क्वेश्चन की भरमार है उसके पास, वो जैसा चाहे वैसा। हाँ बताइए, 3 और 7 आएगा, गिनिए, 3 आएगा, 7 तो बिल्कुल नहीं आएगा सर, 6 आएगा। हाँ, तो ऐसे देख के ना, ऐसे काउंट मत करने लग जाना, हाँ 1 2 3 6, 3 दूनी 6, गलत, 6 और 3 आएगा। ठीक है, 6 और 3 आएगा। अच्छा, और मान लो प्रसिद्ध हुआ तो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, निकालिए। अच्छा, ई को सा के पहले लिखे हो क्या? साधन ई है ना, भले वो दिखाई भले पहले दिख रही है, लेकिन वो है बाद में। 8 और 3, 8 और 3 आएगा ना। ठीक है, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि वर्णों की संख्या हमेशा डबल होती है अक्षरों के, वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और वहां से आंसर निकालना चाहिए। ठीक है, चलो अब आपके लिए ना क्वेश्चन रहेगा, देखो अब मैं अब क्वेश्चन नहीं दूंगा, अब आप क्या करना, आपको जो शब्द कठिन लगते हैं, है ना, जो शब्द आपको लगता है कि ये कठिन शब्द है, आप उसको खुद से तोड़ने की कोशिश कीजिए, वो आपको सरल लगने लगेगा। ठीक है, जो शब्द आपको कठिन लगते हैं, तद्धित, हाँ कठिन लगा सर, लिख लो, तोड़ लो, ता धन द धन,
ध धन ई धन त धन अ 8 आएगा कि 7 आएगा? 7 और 3 आएगा। निकालो। तद्धित उच्चारण 5:30 बजे से लगती है भाई महेश। हाँ, उच्चारण 4 और 8 आया। उच्चारण आया। उच्छ्वास, छ आधा होता है, च भी आधा होता है, ऐसा। उच्छ्वास बनाइए। कितना आया? 7 और 3 आया। ऐसे निकालने आना चाहिए। कुर्सी 2 और 5 कुर्सी आ गया। चलो, तो आप लोग सीख चुके हो। ऐसे ही जो शब्द हमको कठिन लगते हैं रैंडमली उनको लो, तोड़ो, बनाओ। यही प्रैक्टिस है, क्योंकि इसके पीवाईक्यू बहुत क्वेश्चन बहुत कम है। पुराने क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से ना इस पैटर्न के क्वेश्चन कम है, लेकिन आ जाता है तो कठिन है। ऐसे ही क्वेश्चन घातक होते हैं जो कम आए हैं। ठीक है, चलो बन जाएगा। चलिए, तो कल मिलते हैं और कल इसके आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद पहला टॉपिक हम लोग वर्णमाला के अंतर्गत आगे बढ़ाएंगे, है ना। स्वर व्यंजन वर्तनी ये क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, कोई डाउट है? बना सकते हैं आप क्वेश्चन। चलो मिलते हैं।